हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का टारगेट छत्तीसगढ़ एग्जाम्स में। मेरा नाम है प्रभा और आज हम लोग देखने वाले हैं सीजी व्यापम 2026 के लिए मेगा टेस्ट नंबर 2 को। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का सेट होने वाला है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट जितने भी प्रश्न हुए हैं उसके सारे टॉपिक से मैंने प्रश्न उठाए हैं। ठीक है, आगामी समय में जितने भी आपकी परीक्षाएं होने वाली है, स्पेशली मंडी निरीक्षक, असिस्टेंट ग्रेड 3 और फायरमैन, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट के रूप में आपके यहाँ 5 सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं, तो जितने भी एग्जाम्स में यह इंक्लूड रहने वाले हैं उस एग्जाम्स के लिए यह टेस्ट सीरीज आपका पेपर से पहले का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए यह टेस्ट सीरीज देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने 100 में से इसमें से मिनिमम 60 नंबर भी स्कोर कर लिए तो आप मान सकते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। और 60 नंबर से अगर आपके नीचे आ गए इसका मतलब आपको तैयारी की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस प्रकार की तैयारी का आकलन करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है और फ्री में अगर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न जो है व्यापम के नए पैटर्न के अनुसार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर हिंदी के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ठीक है, देखो हिंदी का आपका पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए स्तंभों का सही मिलान कीजिए। स्तंभ ए आपको दिया है, यहाँ पे कुछ कुछ शब्द इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो पहले में दिया है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द होते क्या है, संस्कृत भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है, बालक। बालक हमारा कौन सा है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए, हिंदी का नहीं, यह संस्कृत भाषा का शब्द है। तो क का हो जाएगा दूसरा। क्लियर है। तद्भव शब्द क्या होते हैं, संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर जो शब्द हिंदी में आए रहते हैं, संस्कृत से हिंदी में आते हैं उत्पन्न होकर के, उसको तद्भव शब्द कहते हैं। तो हमारा तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, टमाटर। टमाटर हमारा क्या है, तद्भव शब्द यानी कि हिंदी भाषा का शब्द है। तो दूसरे का ख का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, देशज शब्द क्या होते हैं, तो क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं, उसको देशज शब्द कहते हैं। अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का बोला जाता है। ठीक है, तो देशज शब्द यहाँ पे कौन सा है, बबुआ। बबुआ किसको बोलते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं प्यारे प्यारे से, उसको बबुआ बोलते हैं। ठीक है, बाबू भी बोलते हैं कई लोग। तो ये हो जाएगा ग का हो जाएगा आपका पहला। क्लियर है। और विदेशी शब्द तो आपको पता ही है, अफसर। ठीक है, अफसर यहाँ पे ऑफिसर होता है। ठीक है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्लियर है। तो ये हो जाएगा ग का हो जाएगा चौथा। तो 2 3 1 4 इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे दिया है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर देखो, क का दूसरा, ख का पहला, ग का तीसरा, चौथे का चौथा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो चलो फिर सेकंड नंबर के प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों को पढ़कर सही कूट को चुनना है। कूट नंबर 1 दिया है, उपसर्ग शब्द की आरंभ में जोड़ता है। उपसर्ग जो है शब्द की आरंभ में जोड़ता है क्या, पहले होता है आपका मूल शब्द, इसके आरंभ में जुड़ने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं, अंत में जुड़ने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग जो है शब्द के आरंभ में जोड़ता है, ये मूल शब्द के आरंभ में जुड़ गया, हमारा शब्द लगा हुआ है, इसको उपसर्ग कहते हैं। यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय क्या है, शब्द के अंत में जुड़ा है, तो यहाँ भी बिल्कुल करेक्ट है। सु एक उपसर्ग है बोल रहा है। ठीक है, जैसे कि होता है फल। फल की अगर स्टार्टिंग में हम लोग सु लगा देंगे तो यह क्या बन गया, सुफल होता है। ठीक है, और होता है आपका विचार। विचार की अगर हमने स्टार्टिंग में सु लगा दिए तो ये क्या बन जाएगा, सुविचार हो जाएगा। ठीक है, तो सु हमारा उपसर्ग है, यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पन आपका एक प्रत्यय है बोल रहा है, तो क्या यह सही है क्या, जैसे कि होता है बच्चा। बच्चा में अगर हमने यहाँ पे लिखते हैं पहले, बच्चा आपका मूल शब्द है, मान लो बच्चा, इसमें अगर हमने पन प्रत्यय लगा दिया तो कच क्या बन जाता है, यह बन जाता है आपका बचपन बन जाता है, बनता है ना। तो पन हमारा एक प्रत्यय है, यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चारों के चारों कथन हमारा क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीके हो, सब में आजकल कूट वाले मिलान वाले प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, व्यापम तो आजकल मैथ्स को भी नहीं छोड़ रहा है, कूट और मिलान वाले यानी कि व्यापम के नए पैटर्न के अनुसार जो प्रश्न बन रहा है इसे मैथ्स को भी नहीं छोड़ रहा है। तो मैथ्स में भी आपको इसी प्रकार नवीनतम पैटर्न के अनुसार ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कूट वाले कान वाले। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर से देखना है फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, कथन राम ने आम खाया में राम क्या है, करता है बोल रहा है। तो क्या यह सही है क्या, जो क्रिया करता है उसी को क्या बोलते हैं,
कर्ता बोलते हैं। और यहाँ पे आम खाना क्या है, आम खाना आपका क्रिया है, कौन कर रहा है, राम कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि राम क्या है, कर्ता है। तो यह बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। कारण आपको दिया है, वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। क्रिया करने वाले को ही कर्ता कहते हैं, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। और कारण क्या कर रहा है, कथन का सही सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के अनुसार में मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है, तो देखो पहले में दिया है राजकुमार। राजकुमार आपका किस समास का उदाहरण है, राजकुमार आपका राजा का कुमार, यानी कि राजा का पुत्र को राजकुमार बोलते हैं। तो ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। का यहाँ पे कौन सा कारक यूज हुआ है, कारक भी पूछता है ना एग्जाम में, तो तत्पुरुष कारक का तत्पुरुष का यूज हुआ है, यहाँ पे तत्पुरुष समास का यूज हुआ है, कारक है हमारा का, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा दूसरा। राम लक्ष्मण, यहाँ पे आपको बीच में साइन देखने को मिलेगा, जैसे कि होता है ना माता पिता, माता पिता के बीच में क्या साइन देखने को मिलता है, बीच में ये वाला साइन देखने को मिलता है जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं। तो यहाँ पे राम लक्ष्मण दोनों इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर भी दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो वहाँ पे कौन सा समास होता है, जहाँ पर भी दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो वहाँ द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो बी का हो जाएगा पहला। इस सभी को मैंने डिटेल में आपको हिंदी इंग्लिश वाली क्लास में अच्छे से समझाया है, ठीक है। हिंदी के भी बहुत सारे वीडियो अपलोड है, वहाँ पर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, एकदम बारीकी से मैंने ट्रिक के साथ आपको सारा चीज़ों को याद करवाया था। क्लियर है। नील कमल, नीला है कमल जिसका, ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, यानी कि सी का हो जाएगा, ग को मैं सी लिख रही हूँ, ठीक है। तीसरा चक्रधारी, चक्र है जिसके हाथों में, कौन है, भगवान विष्णु, यानी कि किसी तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है। तीसरे अर्थ को कौन प्रकट करता है, बहुब्रीहि समास में वाले लोग, ठीक है। ह का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी का हो जाएगा चौथा, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4 वाला हमारा कहाँ पे है, 2 1 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया। संधि समास को मैंने अच्छे से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया फ्रेंड्स। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, जरूर से आप लोग वॉच करेंगे, ठीक है। केयरफुली एनालिसिस करना है इसको। प्र एक उपसर्ग है बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है मैंने, जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगता है उसको उपसर्ग, मूल शब्द के बाद में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है बोल रहा है। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मूल शब्द बल लेते हैं, ठीक है। बल की अगर हम लोग स्टार्टिंग में प्र लगा दें तो यह क्या बन जाता है, प्रबल बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं प्र क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। पन आपका प्रत्यय है बोल रहा है। तो हमने अभी देखा था बचपन वाला, बच्चा प्लस पन देखा था, तो पन हमारा क्या है, प्रत्यय है, तो सेकंड भी हमारा करेक्ट हो गया। अति आपका उपसर्ग है बोल रहा है, ठीक है। अति आपका उपसर्ग है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। अधिक होता है हमारा मूल शब्द, ठीक है। इसमें अगर हम लोग अति उपसर्ग लगा दें तो यहाँ क्या बन जाता है, अत्याधिक बन जाता है, बनता है ना। तो अति धन अधिक क्या होता है, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक होता है, यानी कि अति हमारा क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। ता प्रत्यय है बोल रहा है। अब इसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुंदर हमारा मूल शब्द है, इसमें अगर हम लोग ता प्रत्यय लगा दे तो क्या बन जाता है, सुंदरता बन जाता है, बनता है ना। यानी कि ता हमारा प्रत्यय है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि चारों के चारों हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फिर से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करके इन्फॉर्म जरूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपको फिर से कथन, यहाँ पे कूट दिया गया है। गोपाल में बहुब्रीहि समास है बोला गया है, तो क्या यह सही है क्या, देखो इस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। गोपाल, गो को पालने वाले, गो यानी कि होता है गाय, और गाय को पालने वाले को क्या बोलते हैं, गोपाल कहते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा होता है, भगवान कृष्ण जी को गोपाल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बुक में इसको तत्पुरुष समास दिया गया था, व्यापम ने इसका बहुब्रीहि समास को आंसर लिया था, ठीक है। सारे के सारे व्यापम के पूछे हुए प्रश्न है, तो आप लोग कौन सा आंसर लेंगे कमेंट करके जरूर से बताना। बुक के हिसाब से यहाँ तत्पुरुष समास है और व्यापम के हिसाब से बहुब्रीहि समास को करेक्ट आंसर लिया गया है। क्लियर है, तो ये पहला हम करेक्ट लेते हैं। नील कमल में कर्मधारय समास है, यहाँ भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नीला कमल नील कमल होता है।
राजकुमार में द्वंद्व समास है बोला है, ठीक है। द्वंद्व समास क्या होता है, जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता और पिता। माता पिता में हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे माता इंपॉर्टेंट है या पिता इंपॉर्टेंट है, दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। और इनको पहचानने का एक और साइन क्या होता है, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास है बोला है। राजकुमार में तो द्वंद्व समास नहीं होता, बल्कि यह क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है राजकुमार, ठीक है। दीनदयाल में बहुब्रीहि समास है बोला है, तो दीनदयाल में बहुब्रीहि नहीं होता, बल्कि कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। संधि समास वाले वीडियो को जरूर से आप लोग वॉच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, कथन जलज शब्द में तत्पुरुष समास है, तो क्या यह सही है, क्या गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जलज किसको बोलते हैं, जल से उत्पन्न होने वाला। जल से उत्पन्न कौन होता है, हमारा होता है कमल, ठीक है। जल से उत्पन्न होने वाले को जलज कहते हैं, यहाँ होता है आपका कमल, ठीक है। तो तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसलिए हमारा तत्पुरुष नहीं बल्कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। कारण आपको दिया है, जल से उत्पन्न कमल को जलज कहते हैं, तो यह बिल्कुल करेक्ट है। पहला हमारा गलत है, कारण हमारा सही है, यानी कि इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया। ये कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जल का मतलब होता है पानी और ज मतलब होता है उत्पन्न होना, हिंदी में बात कर रही हूँ, ठीक है। खड़ी हिंदी में क्या होता है, जल का अर्थ पानी है और ज का अर्थ उत्पन्न होता है, जलज हो गया, पंकज हो गया, ठीक है। पंग का अर्थ क्या होता है, पंग का अर्थ होता है कीचड़, और ज का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होने वाला। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, फिर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कीचड़ में उत्पन्न कौन होता है, कमल ही होता है, ठीक है। फिर से पंकज भी हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जलज भी हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे कथन दिया है, सर्वनाम जो है संज्ञा का स्थान लेता है, तो बिल्कुल संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा आपका किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आम भाषा में अगर शॉर्टकट में आप लोग आंसर याद करना चाहें, पे का नाम हो, बकरी का नाम हो, आपका नाम हो, यानी कि किसी भी नाम को आप अगर एक शब्द में कहें तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संज्ञा की परिभाषा। और सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले में आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोले कि राम अच्छा लिखता है, ठीक है, तो राम क्या है, आपका संज्ञा है। और अगर हम लोग कहें कि वह अच्छा लिखता है, राम के बदले में कौन सा शब्द आ गया, वह शब्द आ गया, तो संज्ञा के बदले में आए हुए शब्द को सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। यही बोल रहे हैं आपको, सर्वनाम जो है संज्ञा का स्थान लेता है, तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। कारण आपको दिया है, सर्वनाम जो है, सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग होता है, उसी को घुमा करके फिर से बोल दिया गया है, सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग होता है, तो बिल्कुल दोनों के दोनों हमारा सही है। कारण जो है कथन का सही सही व्याख्या करें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। उत्सव शब्द में कौन सी शब्द संधि है, आपको बताना है। तो उत्सव शब्द में गुण स्वर संधि होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विद्यालय शब्द का समास प्रकार कौन सा है। विद्यालय का जब आप लोग समास विग्रह करेंगे तो कैसे बनता है, विद्या धन आलय, यानी कि विद्या का आलय। यहाँ पे क्या का लोप है, विद्या का आलय। आलय का मतलब क्या होता है, घर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। और कौन सा कारक यूज हुआ है, का कारक का यूज हुआ है, ठीक है। कारक को भी मैं बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से याद करना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा जो कारक होते हैं ना, आपकी हिंदी में कितने कारक है, हिंदी में है आपके 8 प्रकार के कारक। इसमें से प्रश्न व्यापम पूछता है। अगले टेस्ट में मैं आपको कारक वाले क्वेश्चंस को भी कवर कराऊंगी, ठीक है। तो चैनल को आपको जरूर से सेव करके रखना है। सारे प्रकार के आपको इन 2 से 3 महीने में सारे प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मंडी उप निरीक्षक के लिए सारे प्रकार के आपको प्रैक्टिस हो जाने वाले हैं क्वेश्चंस की। तो हिंदी के हमारे 10 प्रश्न अब कंप्लीट होते हैं। कंप्यूटर के आप 10 प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, नीचे दिए गए स्तंभों का सही मिलान कीजिए। स्तंभ ए में आपको यहाँ पे दिया है, इसके क्या का नाम है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपका ऐसा नीचे में दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिक मतलब जहाँ पर भी अरिथमेटिक जो है क्या है, अंक गणिती, यानी कि गणित से संबंध रखने वाला है, ठीक है। अंक गणिती। और लॉजिक मतलब क्या है, लॉजिक यानी कि रीजनिंग से संबंध रखने वाला है। तो बस आपका आंसर निकल गया। ALU मतलब क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि अंक गणिती एवं तार्किक क्रियाएं, यानी कि ए का हो जाएगा दूसरा। क्लियर है। CU का मतलब क्या होता है, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। CU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है,
कंट्रोल करने का कार्य आपका सुपरवाइजर करता है। कंप्यूटर का सुपरवाइजर किसको कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को। सब चीज़ मैंने क्लास में करवाया है, ठीक है। तो बी का हो जाएगा आपका पहला। एम यू क्या होता है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट यानी कि मेमोरी इकाई। सी का हो जाएगा आपका तीसरा सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये क्या हो जाएगा? केंद्रीय प्रक्रम इकाई। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग आपका सीपीयू को ही कहते हैं, ठीक है। डी का हो जाएगा आपका चौथा। तो 2 1 3 4 इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है? 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म्स होते हैं इसका आपको कलेक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पर मैं आपको जितने भी फुल फॉर्म्स होते हैं इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी और वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। वीडियो को जरूर से वॉच करेंगे, इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है क्योंकि व्यापम का यह फिक्स क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। फिर से आपको सही जोड़ी मिलान करना है, सॉफ्टवेयर के प्रकार उसका सही मिलान करना है, ठीक है। पहले में दिया है आपको विंडोज आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज क्या होता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम में आपका ऑलरेडी इनबिल्ड होता है आपका कौन सा? विंडोज, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिसके बिना सिस्टम कार्य ही नहीं कर सकते, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि ए का हो जाएगा, क का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। MS एक्सेल क्या होता है? MS एक्सेल का अर्थ होता है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। MS एक्सेल में क्या करते हैं? इसके हम लोग डेटा शीट का निर्माण करने के लिए करते हैं। पेंट करने के लिए हम लोग पेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं कि नहीं? गेम खेलने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, तो यह किसके अंतर्गत आता है? यहाँ आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है, ठीक है। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बी का था आपका पहला, सी का आपका तीसरा हो जाएगा। और पाइथन क्या है? पाइथन आपका हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा होती है, तो डी का हो जाएगा चौथा। 2 1 3 4 फिर से यहाँ पे 2 1 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया, रैम जो है अस्थायी स्मृति है, तो क्या यह सही है क्या? बिल्कुल, रैम आपका क्या है? अस्थायी मेमोरी होता है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होता है। इस नाम से भी प्रश्न बनते हैं। रैम आपका क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें कंप्यूटर में बंद होते ही, जैसे ही कंप्यूटर को आप बंद करते हैं, डेटा भी क्या होता है? बंद हो जाता है, ठीक है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक डेटा सुरक्षित रहता है। जैसे ही कंप्यूटर को बंद किया, यानी कि बिजली को बंद किए, डेटा भी क्या होते हैं? मिट जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो रैम क्या है आपका? टेम्पररी मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। कूट नंबर सेकंड को देखते हैं, यहाँ बिल्कुल करेक्ट था। कूट नंबर सेकंड है, रोम आपका स्थायी मेमोरी है, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो यहाँ भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में देखते हैं, रैम में डेटा जो है कंप्यूटर बंद होते ही मिट जाता है, तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जब तक इसमें बिजली ऑन रहती है तब तक यहाँ डेटा सुरक्षित रहता है। जैसे ही अपने कंप्यूटर को बंद किया, डेटा क्या होती है? उड़ जाती है, ठीक है। रोम में डेटा मिटाया नहीं जा सकता, यहाँ परमानेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे फिर से क्या हो गए? फिर से यहाँ पे सही हो गए, यानी कि 1 2 3 4 सभी की सभी सही हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ये वाला अच्छा प्रश्न है। इसमें से एक ना एक प्रश्न व्यापम पूछता है, ठीक है। तो देखो, कूट नंबर 1 आपको दिया है, लैन सीमित क्षेत्र में कार्य करता है। देखो, तो सबसे पहले इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे छोटा होता है हमारा पैन। पैन का अर्थ क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो हम घर में वाईफाई कनेक्शंस वगैरह लगाते हैं ना, वहाँ होता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा होता है पैन। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है हमारा लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लैन क्या होता है? जो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कनेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं, केबल वगैरह लगाते हैं, वहाँ आपका लैन के अंतर्गत में आता है। उससे बड़ा कौन सा होता है? उससे बड़ा होता है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में हम कनेक्शन जोड़ने के लिए क्या करते हैं? मैन का उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा होता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म भी पूछता है, तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म वाले वीडियो को जरूर से आप लोग वॉच करेंगे, ठीक है।
तो आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको जमाने के लिए बोला गया था, पटवारी के एग्जाम पेपर उठा करके देखना सीजी व्यापम का। आपको ऐसे ही लैन वैन पेन का अलग अलग नाम दिया था, आपको ऐसे ही जमाना था कि छोटे से बड़े में जमाइए। तो मैंने आपको एकदम रेडीमेड यहाँ पे आपको आंसर भी बता दिया। सबसे छोटा कौन सा है, पेन है, उसके बाद लैन आता है, फिर मैन आता है और सबसे बड़ा होता है वैन, ठीक है। एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लो, इसमें से एक ना एक प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैन जो है सीमित क्षेत्र में कार्य करता है, बिल्कुल लोकल एरिया नेटवर्क, नाम से समझ में आ रहा है लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि सीमित क्षेत्र में कार्य करेगा, ठीक है। वैन, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जो कि पूरे विश्व में फैला होता है, तो यहाँ भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मैन का क्षेत्र लैन से बड़ा होता है, तो हमने देखा था सबसे छोटा पेन था, उससे बड़ा लैन था, उससे बड़ा क्या था, मैन था, और सबसे बड़ा था आपका वैन, ठीक है। तो मैन का अच्छा क्षेत्र क्या है, ये है आपका मैन और ये है आपका लैन। मैन का क्षेत्र लैन से बड़ा है बोल रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। पेन का क्षेत्र मैन से बड़ा है बोल रहा है, पेन आपका यहाँ पे है, मैन आपका यहाँ पे है, तो पेन का क्षेत्र मैन से बड़ा है बोल रहा है। क्या यह सही बोल रहा है क्या, जी नहीं, मैन पेन का क्षेत्र मैन से बड़ा नहीं बल्कि छोटा होता है, ठीक है। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, ये जो मैंने आरोही अवरोही क्रम में जमाया है उसको आपको अच्छे से दिमाग में कंठस्थ करना है, ठीक है। चौथा हमारा गलत हो गया, पहला दूसरा और तीसरा हमारा सही था, ठीक है। 1 2 3 सही है, समझ में आ गया। बार बार रिपीट कर रही हूँ फुल फॉर्म वाली वीडियो को, और इसी प्रकार से लैन वैन वाली वीडियो को, टोपोलॉजी को जरूर से आप लोग वॉच करके जाएंगे, ठीक है। कथन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, बायोस जो है कंप्यूटर के स्टार्ट होते समय कार्य करता है। क्या यह सही है, क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम जो है रन करने लग जाते हैं ऑटोमेटिक। ये आपने देखा होगा, बहुत सारे प्रोग्राम चलने लग जाते हैं ऑटोमेटिक। जैसे आप कंप्यूटर को स्विच को ऑन करते हैं ऑटोमेटिक बहुत सारे सेंटेंस दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, बायोस होता है। बायोस का फुल फॉर्म भी पूछ चुका है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। यह क्या होता है, रोम में स्थित प्रोग्राम होता है, ठीक है। रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, बायोस कहते हैं। तो ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का कार्य करता है। इसको हमको देखना है तो कब देख सकते हैं, कंप्यूटर को ऑन होते समय देख सकते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों हमारा करेक्ट है, और कारण क्या कर रहा है, कथन का सही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। ये बायोस वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, कथन ऑपरेटिंग सिस्टम एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। अनुप्रयोग मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या यह सही है क्या, जी नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नहीं होता, यह आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो पहला हमारा गलत हो गया, ठीक है। कारण आपको दिया है, यह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच माध्यम का कार्य करता है, ठीक है। कम्युनिकेट करने का कार्य कौन करता है, यूजर यानी कि हम, ठीक है। उपयोगकर्ता यानी कि हम, और हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर। कंप्यूटर और हमारे बीच में कम्युनिकेशन का कार्य यानी कि जो हमको इनपुट देना है, जो आउटपुट कंप्यूटर को समझना है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का कार्य कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो दूसरा हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। मानव और कंप्यूटर के बीच की कड़ी, क्या बोला मैंने, मानव और कंप्यूटर के बीच की कड़ी किसको कहते हैं। एग्जैक्ट लैंग्वेज में आपका प्रश्न पूछा गया था व्यापम में, ठीक है। कौन सा एग्जाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यह प्रश्न पूछा गया था, मानव और कंप्यूटर के बीच की कड़ी किसको कहते हैं। तो किसको कहते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो दूसरा हमारा करेक्ट है, पहला हमारा गलत था। तो इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन है आपका पहला गलत दूसरा सही, ये वाला आपका सही हो गया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आपको अच्छे से एनालिसिस करके जाना है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है। अब ये तो आप सभी को बचपन से पता है, कंप्यूटर क्या करता है, केवल मशीनी लैंग्वेज यानी कि बाइनरी भाषा को समझता है, ठीक है, मशीनी लैंग्वेज को समझता है। कारण आपको दिया है, बाइनरी भाषा में केवल 0 और 1 होते हैं। मशीनी भाषा यानी कि बाइनरी भाषा, मशीनी लैंग्वेज बोलो, कुछ भी बोलो आप लोग, क्या होते हैं इसमें, केवल और केवल 2 नंबर्स होते हैं, 0 और 1, ठीक है। बाइनरी भाषा में केवल 0 और 1 होते हैं। इसी को समझ के करके हम लोग क्या करता है, अपना कार्य करता है। तो ये दोनों के दोनों हमारा करेक्ट आंसर, दोनों सही है। और क्या कर रहा है, कथन का सही सही व्याख्या कर रहा है। ज़्यादा फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, स्पीड में रखना है, इसे और हार्ड प्रश्न लेकर आना है, इसे लो लेवल के प्रश्न लेकर के आना है। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप मुझे रिव्यू देकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर से रिव्यू देंगे, उस हिसाब से मैं अपना अगला टेस्ट जो होगा उसको लेकर के आऊँगी, ठीक है। 10 मेगा टेस्ट हम लोग अपलोड करने का सोचे हैं मंडी उप निरीक्षक के लिए, ठीक है। जरूर से आप लोग रिव्यू देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे अगले वीडियो में मैं उसको इम्प्रूव करके ला सकूँ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इनपुट डिवाइस है क्या,
नहीं, माइक्रो प्रोसेसर हमारा इनपुट डिवाइस में नहीं आता, आउटपुट डिवाइस में भी नहीं आता, नेटवर्क डिवाइस में भी नहीं आता, यहाँ आता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ARPANET क्या है आपको बताना है। ARPANET क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ चुका है, जान लो। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये आपका ARPANET का फुल फॉर्म होता है, जो कि क्या है, पहला नेटवर्क जो इंटरनेट का आधार बना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कंप्यूटर में सबसे तेज स्मृति यानी कि तेज मेमोरी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी, ठीक है, और ये क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो कैश मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी, बाकी जो हार्ड डिस्क वगैरह होता है यह आपके द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में जानी जाती है। क्लियर है। अच्छा, आपका एक और प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं, तो ये आप सभी को पता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं आपका सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। यहाँ भी प्रश्न इसका फुल फॉर्म पूछता है। चलिए अब इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच विद देयर एग्जाम्पल्स, ठीक है। कॉलम ए में आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हैं, उसकी कॉलम 2 में एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। तो देखो पहले में आपको क्या दिया है, नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा किसको बोलते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आपको नाम कौन सा दिख रहा है, पिंकी, ठीक है। तो नाउन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हमारा पिंकी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन, नाउन के बदले में आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो नाउन के बदले में हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दे का, ठीक है। दे का मतलब होता है वे, तो प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा, चौथा, बी का हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही समझ समझ के आपको आंसर लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आपका रटने का नहीं है बल्कि समझने का है। अगर समझ समझ के आंसर लगाओगे तो फटाफट क्वेश्चंस बनेंगे और लाइफ टाइम तक आपको याद रहना है, रटना बिल्कुल नहीं है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखो ब्यूटीफुल हो गया, क्विकली, क्विकली का अर्थ क्या होता है, जल्दी जल्दी, ठीक है, क्विकली का अर्थ जल्दी जल्दी है, और ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। तो सुंदर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, जब हमको किसी लड़की की सुंदरता का वर्णन करना हो, किसी वस्तु की सुंदरता का वर्णन करना हो, तो हम क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल बोलते हैं ना। और लड़की हो गया या वस्तु हो गया, क्या है आपका, संज्ञा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। तो सी का हो जाएगा पहला। और क्विकली, जल्दी जल्दी शब्द का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, वहाँ बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, यानी कि हम जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्विकली का, यानी कि एडवर्ब का। एडवर्ब क्या हो जाएगा, क्विकली, यानी कि डी का हो जाएगा दूसरा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 वाला ऑप्शन कहाँ पे है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में। समझ में आ गया, ऐसे ही समझ समझ के आपको आंसर लगाना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ पे फिर से आपको मैच द टेंस विद देयर एग्जाम्पल्स। कॉलम ए में आपको यहाँ पे टेंस दिए गए हैं, यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैज़ या हैव, हैज़ या हैव होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में देखो, ही हैज़ ईटन, ईट एट ईटन होता है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज या वर होगा और आईएनजी फॉर्म लगा होगा वर्ब के साथ में। तो पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1, ही वॉज रीडिंग, बी का हो जाएगा पहला। क्लियर है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल लगा होगा, उसके साथ में हैव लगा होगा। परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या लगता है, हैज़ या हैव लगता है, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि सी का हो जाएगा दूसरा, सी का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये तो बहुत ही इजी है, क्या लगेगा, इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा होता है, तो डी का हो जाएगा चौथा, ठीक है। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 वाला कहाँ पे है, यहाँ पे 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। आर्टिकल्स, यहाँ पे अच्छा आपको कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन से करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। पहले में देखो, आर्टिकल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, तो क्या यह सही है क्या, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ए एन दी, तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड में बोला गया है एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल्स,
वॉवेल्स यानी कि स्वर, स्वर के पहले आपको एन लगाना है क्या? बिल्कुल, स्वर के पहले हमको एन लगाना होता है। ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ भी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, जो प्रॉपर नाउन होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जैसे कि ताजमहल हो गया, द सन, द मून, इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, कथन कारण वाले, कूट वाले, सब प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, कथन आपको दिया है ही प्लेस फुटबॉल इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो क्या यह करेक्ट है क्या? देखो यहाँ पे ही आपका सर्वनाम प्रोनाउन है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? वह फुटबॉल खेलता है। और ता है, ते है, ती है, इसलिए क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। और है लगा इसलिए यह प्रेजेंट है, ये तो आपको पता ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट है। कारण आपको दिया है बिकॉज इट शोज हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं? जो डेली लाइफ में होने वाली क्रियाएं होती है उसको हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लो आप रोज मॉर्निंग वॉक में जाते होंगे, है ना, यह आपका डेली का काम होगा तो उसको हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं, जो आपकी हैबिट में है। सूर्य का निकलना, चंद्रमा का निकलने, सभी क्या है? हैबिचुअल एक्शन में गिनती होता है, क्योंकि यह फिक्स है। ठीक है, मॉर्निंग वॉक में जाना भी आपका फिक्स है, फुटबॉल खेलना भी एक तरीके से फिक्स है, तो यह क्या हो जाएगा? बिकॉज इट शोज हैबिचुअल एक्शन, इसलिए क्या है? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट है। और कारण क्या कर रहा है? कथन का सही सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, कथन आपको फिर से दिया है एडजेक्टिव क्वालिफाइज वर्ब। एडजेक्टिव का मतलब क्या बताया मैंने? विशेषण। और विशेषण, वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो क्या एडजेक्टिव जो होता है विशेषण होता है, क्रिया की विशेषता बताता है क्या? जी नहीं। विशेषण जो होता है वह किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। जबकि एडवर्ब मतलब कि वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब हमारा क्या होता है? वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव हमारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, तो पहला हमारा गलत हो गया। रीजन आपको दिया है वर्ड्स क्वालिफाइज नाउन्स आर एडजेक्टिव। अब ये हमारा सही है। क्यों सही हो गया? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है वर्ड्स क्वालिफाइंग नाउन। क्वालिफाई करना मतलब उसको डिनोट करना, उसकी विशेषता बताना। नाउन यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको एडजेक्टिव एडवर्ब को एकदम अच्छे से ध्यान से देखना है, देख के जाना है। इसका मैं अलग से छोटा सा वीडियो भी बनाने वाली हूँ। ठीक है, 1-2 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएंगे, जरूर से आप लोग वॉच करना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कथन आपको दिया है वॉइस चेंजेस ओनली फॉर ट्रांजिटिव वर्ब। क्या यह सही है क्या? बिल्कुल, ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए वॉइस चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। कारण आपको दिया है बिकॉज ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और यही आपका वॉइस को चेंज करता है, क्योंकि इसमें वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। दोनों के दोनों हमारा करेक्ट है, और कथन आपका क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कारण को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को दिया गया है यहाँ पे, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया है ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, देखो यहाँ पे ही सेड का ही सेड ही रहेगा। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी हटाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? दैट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई एम दिया है, आई एम दिया है, तो ही के हिसाब से हमें क्या लगाना पड़ेगा? ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस का क्या बन जाता है? प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस बन जाता है। तो ही सेड दैट ही वॉज, और रीडिंग का रीडिंग ही हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग अ बुक। यानी कि इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे दिया है? ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस प्रकार से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, दे आर क्लीनिंग द रूम। अब देखो वॉइस के केस में अलग होता है। यहाँ पे जब आपको आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो मूल शब्द लगाना है, उसके साथ में बिंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है? देखो, ऑब्जेक्ट आपका द रूम है, तो द रूम को हमने पहले लिख दिया, सब्जेक्ट बना दिया, द रूम लिखा हमने, ये हुआ द रूम। और यहाँ पे है आर, आर का क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्यों इज हो जाएगा? कि रूम के हिसाब से हमको इज लगाना रहेगा। द रूम इज
ING फॉर्म को हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बिंग। बिंग और क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीन का हो जाएगा क्लीन। द रूम इज बिंग क्लीन्ड बाई, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। द रूम इज बिंग क्लीन्ड बाई देम। इस प्रकार का ऑप्शन दिया है क्या, द रूम इज बिंग क्लीन, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे बाई देम को नहीं दिया है, कभी कभी सब्जेक्ट को यहाँ पे विलोपित कर देता है, ठीक है। तो भी आपको ऑप्शन नंबर सी को ही करेक्ट मार्क करना है। द रूम इज बिंग क्लीन्ड बाई देम। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, ही इज़ गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। अब मैंने आपको जब आपको नाउन पढ़ाया था, प्रेपोजिशन पढ़ाया, सब आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। गुड हो गया, बैड हो गया, इसके साथ हम लोग किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, हमेशा एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ही इज़ गुड एट समथिंग, ही इज़ गुड एट, ही इज़ बैड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो गुड हो गया, बैड हो गया, इसके साथ में एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये फिक्स प्रेपोजिशन होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये फिक्स प्रेपोजिशन है, ध्यान देके चलना है। तो अभी तक आपने 30 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब 30 में से आपके कितने नंबर बने हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना अगले प्रश्न में जाने से पहले। क्लियर है। तो चलिए अब रीजनिंग के प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। हो सके तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस होगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज देखने का मतलब यह है फ्रेंड्स, ताकि आपकी स्पीड में बढ़ोतरी हो, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, साथ में आंसर लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, श्रृंखला पूरी कीजिए सीरीज का प्रश्न है। तो ये प्रकार का आपको नंबर दिया है, यहाँ पे अगला नंबर कौन सा आना चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी आपको बताना है। तो आप इन नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो नंबर जो है किसके आसपास है, 7 जो है यह 8 के आसपास है। 26 किसके आसपास है, 26 आपका 27 के आसपास है। 63 किसके आसपास है, 63 आपका 64 के आसपास है, ठीक है। और 124 आपका 125 के आसपास है। 215 आपका 216 के आसपास है। अब मैंने इसी नंबर को ही क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप इस सभी नंबर को फिर से ध्यान से देखोगे तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब। 125 आपका 5 का क्यूब होता है। 216 आपका 6 का क्यूब होता है, ठीक है। अब मैंने इसी नंबर को ही क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 का क्यूब -1 अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, 2 का क्यूब -1 करें, माने कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 -1 करेंगे तो कितना आता है, 7 आता है। समझ में आया। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब -1 करेंगे तो कितना आता है, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 -1 करने से 26 आता है। क्लियर। 4 का क्यूब -1 करेंगे तो कितना आएगा, 64 -1 बराबर 63। 5 का क्यूब -1 करेंगे तो 125 -1 करेंगे तो 124 आता है। सिमिलरली यहाँ पे 6 का क्यूब होता है 216, और 216 -1 करेंगे तो कितना आता है, 215। इसका मतलब हमारा सीरीज कैसे चल रहा है, क्यूब -1 हो रहा है, एक नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 है, तो अगला क्या होना चाहिए, 7 का क्यूब होना चाहिए। और सब में -1 हुआ, इसलिए यहाँ पर भी -1 कर देंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है हमारा 343, ठीक है। और -1 करना है तो -1 कर दिए। 343 -1 कितना हो जाएगा, 342। इसका मतलब सीरीज में हमारा अगला नंबर कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में 342 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलो फिर सेकंड प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे सेकंड प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है आपका, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र का भाई है, ठीक है। तो रीना का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, आपको बताना है, ठीक है। देखो छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं पहले समझने के लिए। तो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना ने क्या कहा कि वह मेरे पिता, यानी कि रीना है, रीना यहाँ पे इसके पिता, ठीक है। रीना के पिता कौन है, ये हमने मान लो पिता लिख दिया, ठीक है। और पिता क्या है, पुरुष होते हैं, इसलिए इसको हमने बॉक्स बना लिया। तो पिता की पत्नी ये एक दूसरे से स्पॉस है, यानी कि पत्नी को हमने मान लो यहाँ पे पत्नी लिख दिया, ठीक है। पिता की पत्नी के पुत्र, पत्नी के पुत्र यानी कि इसके पुत्र की बात हो रही है, तो हमने पुत्र लिख दिया। यह लड़का है इसीलिए इसको बॉक्स बना लिया। अब क्या बोल रहा है
के पुत्र का भाई है, ठीक है, इसका भाई है इसलिए हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। यहाँ भी हमारा लड़का है। और क्या किसकी बात हो रही है? ये जो भाई है यही आपका क्या है? व्यक्ति है जिसकी वहाँ बात कर रही है। समझ में आया डायग्राम मैंने कैसे बनाया? यहाँ पे जैसे हमको बोला गया था वैसी वैसी हमने लिखा है। कैसे लिखा? रीना के पिता, उसकी पत्नी, पिता की पत्नी, पत्नी का पुत्र और पुत्र का भाई कौन है? जो व्यक्ति की ओर इशारा करके रीना बता रही है वही हमारा व्यक्ति है, ठीक है। तो उस व्यक्ति का रीना से क्या संबंध है आपको बताना है, ठीक है। तो डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे? रीना आपका यहाँ पे है, व्यक्ति आपका ये वाला है, ठीक है। तो रीना के पिता, आप अपने दिमाग में अपने बारे में सोच के देखो, आपके पिता, पिता की पत्नी कौन? पिता की पत्नी यानी कि आपकी माँ, समझ में आया। और आपकी माँ के पुत्र यानी कि आपके भाई की बात हो रही है। आपके भाई का भाई यानी कि कौन हुए? आपके भी भाई हुए, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली वहाँ व्यक्ति क्या है? रीना का सगा भाई है, ठीक है। समझ में आया? अपने में आप लोग अप्लाई करके देखेंगे ना, ज़्यादा अच्छे से आंसर निकल करके आएगा। क्लियर है? तो वहाँ उसका क्या है? सगा भाई है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बहन, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भाई भी ऑप्शन में है, लेकिन भाई को हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से देखो, रीना का संबंध उस व्यक्ति से पूछा है, ठीक है। रीना की बात हो रही है तो रीना क्या लगेगी? फीमेल है, इसलिए वह बहन लगेगी, ठीक है। अगर बोलता कि उस व्यक्ति का संबंध रीना से क्या है ऐसा करके, तो उस व्यक्ति के यानी कि लड़के की बात होती, और लड़का क्या होता है? भाई होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों के दोनों देखने को मिलेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर और फिर दक्षिण की ओर कितना चलता है? यहाँ पे है 10 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है ये आपको बताना है, ठीक है। तो छोटा सा डायग्राम फिर से यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। ये वाला डायग्राम बन गया। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होता है, मैंने आपको क्लास वाली वीडियो में बता रखा है। तो ये होता है आपका उत्तर, नीचे है दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, इसका मतलब क्या है? ऊपर की तरफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर गया। फिर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, पूर्व हमारा इधर है, पूर्व की ओर 5 यानी कि ये हमने 5 लिख दिया। फिर दक्षिण की ओर 10, दक्षिण हमारा नीचे है तो 10 यहाँ पे गया, ठीक है, किलोमीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो एकदम इजी प्रश्न हो गया है ना, बहुत ही इजी हो गया। आपका एंडिंग पॉइंट है ये वाला, स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? ये वाली 10 है, ये वाली भी 10 है, तो ये वाली 5 है, तो ये कितनी होनी चाहिए? 5 ही होनी चाहिए, ठीक है, 5 किलोमीटर। और कौन सी दिशा में है पूछ रहा है? तो ये है आपका पूर्व दिशा, स्टार्टिंग था आपका ये वाला, तो इस दिशा में फिलहाल के लिए है, इसलिए क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको डिटेल में और ट्रिक के साथ सभी क्वेश्चंस को समझना है तो बहुत सारी मेरी वीडियो जो है क्लासेस के रूप में चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सभी के सभी पॉइंट्स को मैंने एकदम ट्रिक के साथ आपको समझाया है। यहाँ पे तो हम टेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए इसको फटाफट सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है। ABCDE एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो ये आपको कुछ कुछ कंडीशन दिया गया है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपको कंडीशन सही है ये बताना है। तो गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो यहाँ पे फिलहाल 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम पांचों व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं, ठीक है। जब भी आपको मेंशन नहीं किया गया हो कि अंदर की ओर देख रहा है कि बाहर की ओर, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेना है? सभी व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मानना है, जब तक कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन किया गया है क्या कि बाहर की ओर देख रहा है या अंदर की ओर देख रहा है? कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि सभी व्यक्ति केंद्र की ओर यानी कि अंदर की तरफ देख करके देख रहे हैं, ठीक है। तो देखना यहाँ पे कंडीशन दी गई है, ए जो है बी के बाई ओर है, ठीक है। अब बी मान लो हमने यहाँ पे बना लिया, तो बी का बायां कौन सा हो जाएगा? इसका दायां इस साइड है और बायां किधर होगा? लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे किया हमने? बी के दाएं में ए को बैठा दिया। सी और डी के, सी जो है डी के सामने बैठा, यानी कि सी और डी जो है आमने सामने होना चाहिए, यानी कि सी और डी, सी अगर यहाँ पे होगा तो डी यहाँ पे होगा, अगर सी को यहाँ बैठाएंगे तो डी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और कोई भी जगह सी और डी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसको हमेशा आमने सामने बैठाना है। यहाँ पे देखना ये आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। ई जो है ए और डी के बीच बैठा है, ठीक है। ई जो है ए और डी के बीच में बैठा है। डी मान लो अगर हम यहाँ पे दो केस पॉसिबल है, डी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा और ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा।
यहाँ पे 5 की जगह 6 व्यक्ति होना चाहिए था फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग एक बार इसको सॉल्व करके देखिएगा, मैं पीडीएफ में आपको इसको करेक्ट करके करवा दूंगी, ठीक है। पीडीएफ में आप लोग देखना, वहाँ पे मैं करेक्शन करवा दूंगी। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप लोग एक बार सॉल्व करके देखना, अगर सॉल्व हो जाएगा तो मुझे भी बता देना एक बार से। 5वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कथन दिया है सभी खिलाड़ी मेहनती है, कुछ मेहनती विद्यार्थी है। निष्कर्ष आपको ये 2 दिया है, ठीक है। तो चलो इस प्रश्न को बनाते हैं। अब यहाँ पे देखना, सभी खिलाड़ी, खिलाड़ी को हमने यहाँ पे लिख लिया। सभी खिलाड़ी क्या है, मेहनती है, तो मेहनती को हमने ये इस प्रकार से लिख लिया। कुछ मेहनती विद्यार्थी है, तो पहला देखो इसमें 2 केस पॉसिबल है। एक केस तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ मेहनती जो है, कुछ मेहनती विद्यार्थी है, ये भी बोल सकते हैं। कुछ मेहनती और खिलाड़ी दोनों को इंक्लूड कर रहा होगा, इस प्रकार से भी एक केस पॉसिबल है। तो यहाँ हमने विद्यार्थी को बना लिया। ये हमारा पहला केस है, ये हमारा दूसरा केस है, ठीक है। अब निष्कर्ष आपको बोला गया है कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी बोला है, तो क्या यह सही है क्या? देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, इस वाले विद्यार्थी की गिनती करें, तो यहाँ पे खिलाड़ी आपका कहीं पर भी आ रहा है क्या? नहीं, खिलाड़ी आपका यहाँ पे है, विद्यार्थी आपका यहाँ पे है, इन दोनों का कहीं भी मेल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम सेकेंड केस की बात करें, तो विद्यार्थी आपका यहाँ पे है, कुछ हिस्सा इसका खिलाड़ी को भी कवर कर रहा है, यानी कि सेकेंड केस के हिसाब से हमारा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पहले केस में नहीं था और सेकंड केस में है, इसका मतलब हम करेक्ट आंसर इसका नहीं बता सकते, क्योंकि संभावना वाले में आ जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रॉपर आंसर नहीं बता सकते, इसलिए यह सेंटेंस गलत है, ठीक है। जब भी आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिले तो उसको गलत मार्क करते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सेकेंड आपको निष्कर्ष दिया है कुछ विद्यार्थी मेहनती है। विद्यार्थी आपका कहाँ है? कुछ विद्यार्थी मेहनती है, ये है आपका विद्यार्थी और ये है आपका मेहनती, ठीक है। तो इस पहले वाले केस में यहाँ पर मेहनती और विद्यार्थी क्या है? एक दूसरे से जुटे हुए हैं। सेकंड केस में भी हर हाल में यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा मेहनती का विद्यार्थी से जुड़ा हुआ है, यानी कि सेकंड केस हमारा पूरा करेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या आंसर लगा सकते हैं? केवल और केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, यदि टेबल का कोड आपको 45 है, चेयर का कोड 44 है, तो स्टूल का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आपको नंबरिंग तो पता ही होगा कि ए का नंबर किस पे आता है, बी का नंबर किस पे आता है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल का कोडिंग किस प्रकार से लिखा गया है वह निकाल करके देखते हैं, ठीक है। तो टी का नंबर कितना होता है? टी का नंबर होता है हमारा 20, ठीक है। ए का नंबर कितना होता है? ए का नंबर होता है 1। बी का नंबर कितना होता है? बी का होता है 2। एल का नंबर कितना होता है? एल का होता है आपका 12 और ई का नंबर कितना होता है? ई का होता है 5। तो इन सभी नंबर को जब आप आपस में जोड़ते हैं तो कितना आता है? इन सभी नंबर को जोड़ने पे आता है आपका 40, ठीक है। 40 आ गया और हमको कोडिंग कितना दिया है? 45 दिया गया है। तो यह कैसे पॉसिबल है? यह ऐसे पॉसिबल है जी, यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स है, इसलिए हम लोग 40 + 5 कर देंगे। 40 + 5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। समझ में आया? चेयर का भी आपका इसी प्रकार से ही होगा। चेयर को आप लोग निकाल के देखना, मैं आपको डायरेक्टली स्टूल का निकाल करके बताती हूँ, ठीक है। स्टूल, एस का नंबर कितना होता है? एस का नंबर होता है आपका 19। टी का नंबर होता है आपका 20। ओ का नंबर कितना होता है? ओ का होता है आपका 15। फिर से यहाँ पे ओ का नंबर 15। एल का नंबर कितना होता है? एल का होता है आपका 12। इन सभी को आप लोग प्लस करके देखेंगे तो कितना आता है? ये आता है आपका 81, ठीक है। 81। अब हमारा लेटर्स कितना है? 1 2 3 4 5 5 लेटर्स है, इसलिए हमने +5 कर दिया। तो 81 + 5 कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे 4 लेटर्स होते तो हम क्या करते? +4 करते, ठीक है। यहाँ पे 5 था इसलिए हमने 5 किया। चेयर का भी आपको निकाल करके देखना है, कंजूस से बिल्कुल नहीं करना है प्रैक्टिस करने में, क्योंकि एग्जाम में यही आपकी स्पीड को कम करता है, ठीक है। तो जितना हो सके जहाँ से भी आपको प्रश्न मिलते हैं सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने ऐसा प्रिंट किया। चलो आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसा है। नीचे दिए गए समूहों के लिए सही वेन आरेख चुनिए, ठीक है। डॉक्टर, मिल, सर्जन, आपको वेन आरेख बनाना है, ठीक है। जो गोला गोला वाले आपने देखा होगा ना, ये इस प्रकार वाले, उसी की बात हो रही है। थोड़ा सा प्रिंट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो देखो पहले में है आपका डॉक्टर, ठीक है। तो ये हमने बड़ा सा डॉक्टर बना लिया, ठीक है। ये है डॉक्टर। अब बोला गया है मेल, ठीक है। तो कुछ डॉक्टर मेल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल।
कुछ डॉक्टर मेल होती है, कुछ डॉक्टर फीमेल होती है, तो ये हमने मेल बना लिया, ठीक है। अब देखो सर्जन, सर्जन कौन होते हैं? जो सर्जरी करते हैं उसको सर्जन कहते हैं। और यह क्या होते हैं? जो सर्जरी करता है वह बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। जो सर्जरी कर रहा है, जो ऑपरेशन कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर ही बोलते हैं ना। और उनमें से कुछ महिलाएं हो सकती हैं और कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, इसीलिए सर्जन को हम इन दोनों से जुड़ा हुआ लेंगे। समझ में आया क्यों लिए? क्योंकि सर्जन जो है एक डॉक्टर होता है और वह मेल फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक है। पूरी तरीके से सर्जन को हम लोग मेल के हिस्से में नहीं लाएंगे, कुछ हिस्से को लाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये ऐसा और ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा। थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम हो गया। तो देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है, तीनों पूरी तरीके से अलग, यानी कि इस प्रकार के डायग्राम की बात करें तो यहाँ है क्या? नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देखो सर्जन, डॉक्टर और डॉक्टर का सबसेट, मेल का कुछ भाग इनसे जुड़ा हुआ है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। सर्जन जो है डॉक्टर का सबसेट है, जैसे कि सर्जन क्या है? डॉक्टर का सबसेट हो गया ये, और मेल का कुछ हिस्सा इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपको दिए हैं, ये प्रश्न बहुत पूछ रहा है आजकल व्यापम, ठीक है, फेवरेट प्रश्न बन गया है। तो कथन आपको दिया है, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया है, ठीक है। ये कथन है, सिंपल सा कथन है। कंपनी क्या कर रहा है? अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको बोनस देने का निर्णय लिया है, ठीक है। बोनस क्या होता है? सैलरी के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा इनकम होती है, एक्स्ट्रा इनकम जो कंपनी द्वारा पेबल होती है, वह क्या होती है? बोनस कहलाती है, ठीक है। अनुमान आपको क्या लगाना है? मतलब अनुमान दिया है आपको, कंपनी का प्रदर्शन जो है अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? सैलरी के अलावा भी जो इनकम दिया जाता है वह आपका बोनस में गिनती होता है। तो भाई जब कंपनी का प्रदर्शन अच्छा चलेगा तभी तो वह सैलरी देगा और उसमें ऊपर का और इनकम जोड़ेगा, ठीक है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं रहेगा तो सबसे पहले तो वह सैलरी को भी अच्छा नहीं दे पाएगा, ठीक है, सैलरी को भी रोक के रखेगा। और जब परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, कंपनी अच्छी चल रही होगी, तो वह सैलरी को भी टाइम पे देगा और बोनस भी देगा, ऊपर का इनकम भी देगा। यानी कि हमारा जो अनुमान है, पहला अनुमान, वह बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया। सेकंड में देखो, कंपनी अपने कर्मचारियों को खुश रखना चाहती है। अब बोनस क्यों देते हैं? जैसे आपके यहाँ मेड वगैरह काम करने आती होंगी, ठीक है, तो आप लोग दिवाली में या बीच में त्यौहार वगैरह होता है तो क्या करते हैं? 100-200 जितना आपकी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से आप लोग उसको अलग से पैसा देते हैं। तो क्यों देते हैं पैसा? ताकि वहाँ खुश रहकर काम कर सके और हमारे घर का काम वो अच्छे से कर सके, यही सोचते हैं ना। तो ये इसका क्या मतलब है? कंपनी अपने कर्मचारी को बोनस इसलिए देती है ताकि कर्मचारी जो है खुश रह सके, ठीक है। तो दोनों का दोनों अनुमान हमारा करेक्ट है, कथन भी बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। तो ऐसा प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। यह व्यापम का एकदम फेवरेट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आपको और प्रश्न चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं इसी प्रकार से एक डिटेल में वीडियो लेकर के आ जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक प्रकार का आजकल पूछा जाने वाला, कंफर्म पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। मिरर इमेज का प्रश्न आ गया है आपको। अगर शब्द ये दिया है, इसके दर्पण के सामने रखा जाए तो दर्पण में यह कैसा दिखाई देगा आपको बताना है। ये आपको इसको नहीं देखना है, थोड़ा सा इसमें है ना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो PQBRD ये आपका है। दर्पण को कहाँ रखा गया है? सामने रखा गया है। तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो देखो राइट में रखा गया है, तो यहाँ पे लेफ्ट का पार्ट राइट में जाना चाहिए, राइट का पार्ट लेफ्ट में जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखना डी कैसे बनेगा? डी इस प्रकार से उल्टा बनेगा, ठीक है। आर देखो, लेफ्ट का पार्ट राइट में, राइट का पार्ट लेफ्ट में, यानी कि आर कैसा बनना चाहिए? ये आपका ऐसा उल्टा बनना चाहिए, ठीक है। बी कैसे बनना चाहिए? बी भी आपका ये इस प्रकार से उल्टा बनेगा। क्यों कैसे बनेगा? क्यों आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। और पी कैसे बनेगा? पी आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा। समझ में आया? लेफ्ट का पार्ट राइट में जाता है, राइट का पार्ट लेफ्ट में जाता है, ये आपको दर्पण प्रतिबिंब में याद रखना है। वाटर इमेज में क्या होता है? वाटर इमेज में ऊपर का जो प्रतिबिंब रहता है वह नीचे जाता है, नीचे का आपका ऊपर जाता है, क्योंकि दर्पण जो है हमेशा वाटर इमेज के केस में नीचे रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार का। यहाँ पे प्रिंट करते नहीं बना था, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक वर्गाकार कागज को पहले आधा मोड़ा गया, फिर दोबारा आधा, उसके बाद कोने पर एक छेद किया गया। तो जब कागज को खोला जाएगा तो कितने छेद दिखेंगे आपको बताना है, ठीक है। एक वर्गाकार कागज दिया है तो पहले वर्गाकार कागज बना लेते हैं। ये हमने कागज बना लिया, ठीक है। इसको पहले आधा मोड़ा गया है, हमने मान लो इस प्रकार से बीच से मोड़ दिया है, ठीक है।
पेपर फोल्डिंग का प्रश्न है यह, ठीक है। आधा मोड़ेंगे तो यह किस प्रकार से बन जाएगा, इसके बाद यह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये इसमें दो पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग इधर फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा, इस प्रकार का बन जाएगा। फिर दोबारा आधा मोड़ा गया बोला है, यानी कि यहाँ से अब फिर से हम लोग इसको मोड़ देंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को ऊपर ले जाएंगे तो अब यह किस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ एक छोटा सा ऐसा स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया, जिसमें कितनी परत है, जिसमें 4 परत छुपी हुई है। कैसे 4 परत, 1 2 3 4, समझ में आया, 4 परत छुपी हुई है। अब कोने में एक छेद किया गया है बोल रहा है, कोने में एक छेद किया गया है। मान लो इस कोने में एक छेद कर देते हैं और जब कागज को खोलेंगे तो यहाँ कितनी छेद दिखेंगी आपको बताना है, ठीक है। तो कितने छेद दिखेंगी भाई, कागज में अगर 4 परत है तो 4 छेद दिखेंगी ना। तो बस यही आपका आंसर है, 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन का यूज़ करना रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखो आपने यहाँ मोड़ा तो एक बार मोड़ा है, इसको आपने मोड़ा तो दूसरी बार मुड़ गया, यानी कि छोटा सा स्क्वायर बन गया, इसमें हमने छेद कर दिया तो कितनी बन गई, 4 बार फोल्ड हुई, इससे 4 छेद बन गई, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिनेशन का आपको यूज़ करके आप आंसर लगाएंगे तो बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है अन्य से भिन्न है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 3 और 9, ये तो एकदम अच्छे से क्लियरली आपको दिख रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि पहले संख्या का स्क्वायर आपका दूसरा संख्या बना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो 6 और 35 दिया है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर आपका 36 है, जबकि यहाँ पे 35 दिया है। तो अन्य 3 से भिन्न कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी वाला ही अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है। इस प्रकार के समुच्चय वाले प्रश्न आजकल देखने को मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कथन और कारण वाले प्रश्न आ गए। अच्छा, मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो कथन आपको दिया है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर परिणाम क्या होता है, 0 होता है बोल रहा है। तो क्या यह सही है क्या, किसी भी संख्या को मान लो हम लोग लेते हैं 9 ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या बोला यानी कि कुछ भी अपने मन से संख्या ले सकते हैं, 9 10 11 12 जो भी आपको मन हो। तो उसको 0 से गुणा करने पर यानी कि गुणा करके 0 कर दिए, क्या प्राप्त होता है, परिणाम 0 प्राप्त होता है बोल रहा है। तो बिल्कुल 9 गुणा 0 करेंगे तो कितना होता है, परिणाम हमको 0 ही देखने को मिलेगा, यानी कि कथन हमको सही बोला गया है, ठीक है। कारण आपको दिया है, क्योंकि 0 का किसी संख्या से कोई वास्तविक मान नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि 0 का क्या होता है, किसी संख्या से कोई वास्तविक मान नहीं होता है। तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण क्या करे, सही कथन का सही व्याख्याकरण के ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न आ गया, आपको बोर्डमास रूल के लगा करके इस प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, हम लोग ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, बोर्डमास के हिसाब से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखना 15/3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। गुणा दिया है तो हमने गुणा लिख दिया। 8 - 5 करने से कितना हो जाएगा, 8 - 5 करने से 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस दिया है तो हमने प्लस कर लिया। 12/4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब फिर से आपको बोर्डमास रूल के हिसाब से किसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, बोर्डमास रूल में होता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, फिर का को, उसके बाद डिवीज़न को, फिर किसकी बारी आती है, मल्टीप्लिकेशन, और बाद में आती है प्लस की, और सबसे लास्ट में माइनस की बारी आती है। तो सबसे पहले हमको इस गुणा वाले को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। ये प्लस को सॉल्व नहीं करना रहेगा। तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 प्लस का 3, 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, गलत कर दिया क्या मैंने, देखो यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हैं, ये आंसर आपका 18 ही आएगा, ठीक है। ये है 18 आपका आंसर। बोर्डमास रूल के हिसाब से आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। बोर्डमास रूल का मैंने एकदम डिटेल में आपको चैप्टर सॉल्व करवाया है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना या कमेंट बॉक्स चेक करना, वहाँ पर मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आप लोग डिटेल में अच्छे से ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कथन करण वाले फिर से आ गए। कथन आपको दिया है, हर अभाज्य संख्या विषम होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से भाग नहीं जाती उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद आता है 3, फिर 5, 7, 11, ठीक है। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं होती है। तो अभाज्य संख्याएं क्या है बोल रहा है, विषम होती है। तो क्या यह सही है क्या, नहीं, सभी अभाज्य संख्याएं जो होती है वह विषम है, यह बोलना गलत है, क्योंकि 2 हमारा सम संख्या है, ठीक है। 2 हमारा क्या है, सम संख्या है। बाकी
दो को छोड़ करके यहाँ पे जितनी भी संख्याएं अब आप देखने को मिलेंगी आगे, वह क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं रहेंगी। लेकिन सभी विषम संख्याएं बोलना यह गलत हो जाएगा, यानी कि कथन हमारा गलत है। अब देखो कारण आपको दिया है, दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, तो यह बिल्कुल करेक्ट है। दो को छोड़ करके जितने भी संख्याएं आपको मिलेंगी वह किसने मिलेंगी, विषम अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो कारण हमारा सही है लेकिन कथन हमारा गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन कहाँ पे है, कथन गलत है और कारण जो है सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। छोटा छोटा आपको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, इसको आजकल कूट वाले प्रश्न के रूप में पूछ रहा है। ठीक है, व्यापम परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। एक विद्यार्थी को परीक्षा में 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 50% अंक चाहिए तो कुल अंक कितने हैं आपको बताना है। देखो, माना कि कुल अंक कितना है, माना कि कुल अंक आपका x है। ठीक है, कुल अंक कितना है, x है। अब बोल रहा है परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए। ठीक है, 40% अंक माने कि कुल अंक का, यानी कि x का 40% उसने अंक प्राप्त किया। समझ में आया। जैसे कि आप बोलते हैं ना, मुझे आज 30% नंबर मिले हैं करके, तो 30% आपका किस में से मिले हैं, 100 नंबर का मान लो पेपर रहा होगा, 30 अंक आपको मिले हैं, तो 100 में से, यानी कि कुल अंक में से आपको 30 नंबर मिले हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। ठीक है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है। तो ये हो जाएगा, परीक्षा में 40% अंक हमको प्राप्त, यानी कि कुल अंक का 40% हमको प्राप्त हो गया और वह 20 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 40% अंक उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, उस लड़के को प्राप्त हुए हैं और 20 अंकों से फेल हो गया। यानी कि अगर 20 नंबर उसको और मिल जाते, ठीक है, मान लो आपको 30 नंबर मिले हैं और आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 30 नंबर आपको मिले हैं, पास होने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, अरे मुझे 3 नंबर और मिल जाते तो मैं पास हो जाता, बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 40% अंक प्राप्त हुए हैं, उसको 20 नंबर से फेल हो, यानी कि 20 नंबर और मिल जाता तो वह व्यक्ति पास हो जाता। और पास होने के लिए मिनिमम कितना अंक चाहिए, मिनिमम आपको 50% अंक चाहिए, यानी कि x का 50% अगर आप लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। यानी कि दोनों के दोनों यह नंबर जो है बराबर है। क्लियर है। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल गया मान के चलो। तो यहाँ पे देखना किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे आपको इधर ट्रांसफर कर दो इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 40/100x माइनस 50/100x बराबर, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे में 100, 50 माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10x बराबर माइनस ये 20 है। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 100 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 100 बराबर 200। समझ में आया। यानी कि कुल अंक आपका कितने था, 200 नंबर का पेपर रहा होगा। समझ में आ गया। अपने डेली लाइफ से जोड़ करके देखना मैथ्स को, फिर मैथ्स बहुत ही ईजी पड़ता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको दिया है, 3 संख्याओं का औसत 25 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी आपको निकालना है। 3 संख्याएं मान लो x1, x2 और x3, इन तीनों का औसत कितना है, औसत बराबर क्या है, तीनों को जोड़ डिवाइडेड बाय 3 से भाग बराबर 25 है बोल रहा है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, यानी कि पहली 2 संख्या यानी कि x1 और x2 का औसत कितना दिया है आपको, 20 दिया है। तो ये हमने x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 किया, बराबर का 20 लिख दिया। 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x1 प्लस x2 का मान कितना निकल जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 40 निकल जाएगा। x1 प्लस x2 का योग कितना है, 40 है। तो यहाँ पे उसको हम लोग पुट कर देते हैं, x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, 40, 40 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर कितना है, यहाँ पे 25 है। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 40 प्लस x3 बराबर 75 बचा है। 40 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, x3 बराबर आपका 35 आएगा। ठीक है, तो x3 का वैल्यू कितना है, ऑप्शन नंबर सी 35 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आपको यहाँ पे जो जो आपको बोला गया है मैथ्स में उसी प्रकार से चलना है आपको। 3 संख्याओं का औसत तो हमने 3 संख्या का निकाल लिया, 2 संख्या का यहाँ पे बोला है तो हमने 2 संख्या का निकालने के लिए, योग निकालने के लिए क्या किया, इक्वेशन में पुट कर दिया। फिर यहाँ पे जो भी हमारा माना है उसको पहले इक्वेशन में पुट करने से x3 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, क्योंकि हमको तीसरी संख्या पूछा था, x3 का वैल्यू 35 आ गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया यहाँ पे, राम की आयु श्याम से 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो राम की वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, राम की वर्तमान आयु कितनी है। राम की वर्तमान आयु मान लो R ले लेते हैं, ठीक है। और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, मान लो Y ले लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, राम की आयु जो है श्याम से 2 गुनी है। तो राम की आयु श्याम से 2 गुनी है। श्याम की आयु कितनी है, Y है। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 2Y हो जाएगी, क्योंकि श्याम का 2 गुना कौन है, राम है। अब 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे राम अनुपात श्याम कर लेते हैं, ठीक है। ये राम अनुपात श्याम, राम की वर्तमान आयु कितनी है, 2Y है। श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, Y है। 10 वर्ष बाद बोला है, इसलिए +10 कर देंगे, दोनों में +10 करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों की आयु का 10 वर्ष के बाद हमको निकालना है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:2, यानी कि 3/2 कर लिए। अब यहाँ से आपको Y का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि श्याम की वर्तमान आयु निकल जाएगी, ठीक है। कैसे निकलेगी, यहाँ पे तिर्यक गुणा करना है, 2 को इधर ट्रांसफर करो, 3 को यहाँ पे गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4Y प्लस 2 दूनी ये हो गया 20, ठीक है। यहाँ पे है 2 दूनी 4Y प्लस 2 × 10 करेंगे तो 20 बराबर 3 को इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Y प्लस 30, ठीक है।3Y को तो ट्रांसफर करो, 4 में 3 गया तो कितना हो जाएगा, Y बराबर हो जाएगा 30 में 20 गया तो 10, यानी कि Y का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमको श्याम की वैल्यू निकालना है कि राम की वैल्यू निकालना है, हमको राम की वैल्यू निकालना है। तो राम का आयु कितना है, 2Y है। श्याम का आयु अगर Y है तो राम की आयु कितनी है, 2Y है, यानी कि Y यहाँ पे श्याम का आयु है। राम की आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, राम की आयु निकालने के लिए 2 गुना Y करना पड़ेगा, 2 गुना 10 करना पड़ेगा, यानी कि 20 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। फटाफट से आपको मैथ्स को सॉल्व करना रहेगा। मैथ्स में हर चीज़ को नहीं लिखते हैं, फटाफट से दिमाग में ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती है सम होती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या मान लो की बात है 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 बोलते हैं, ठीक है। मान लो की बात है 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना है आपका, 5 का वर्ग है आपका 25, यानी कि कुछ भी आप पूर्ण वर्ग संख्याएं ले सकते हैं। तो क्या सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम होती है क्या, जी नहीं। 25 आपका विषम है, 9 भी आपका विषम है, लेकिन 4 आपका क्या है, सम है। यानी कि सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम नहीं होती, कुछ कुछ विषम भी होती है, ठीक है। किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, यहाँ आपको कारण दिया है। किसी भी विषम संख्या का वर्ग, यानी कि विषम क्या है हमारा, 5 हमारा विषम है, इसका वर्ग क्या है, 25 है। 3 का वर्ग क्या है, 9 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि विषम संख्या का वर्ग जो होता है विषम ही होता है। यह बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कारण हमारा सही है, लेकिन कथन हमारा क्या है, गलत है। ये गलत सही है, ये गलत है। कारण सही है, कथन जो है गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी व्यापम का एकदम फेवरेट प्रश्न बन गया है आज का, सही जोड़ी मिलाओ। मैथ्स में भी सही जोड़ी मिलाओ प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे बाएं पक्ष में आपका सूत्र अवधारणा दिया है, दाएं पक्ष में उसका परिणाम या अर्थ दिया गया है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि ए का हो जाएगा हमारा पहला, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि आपका 2πr होता है, बी का हो जाएगा दूसरा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर, सी का हो जाएगा तीसरा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, डी का हो जाएगा चौथा। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी था, ठीक है। चलो लास्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का बहुत सारे प्रश्न है, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। सारे के सारे आपको क्वेश्चन जो है PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है, किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों के 40% के बराबर है। तो कुल अंक कितने थे आपको बताना है। तो हमको क्या करना है, फिर से मान लेना है कि माना कि कुल अंक कितना है, x था। तो विद्यार्थी ने क्या किया, 80 अंक प्राप्त किया है, जो कि कुल अंकों के 40% के बराबर है। कुल अंक हमारा मान लो x है, इसका 40% कितना है बोल रहा है, कुल अंक का 40% आपका 80 है, ठीक है। बस यही तो बोल रहा है ना हमको, कुल अंक का 40% उसने प्राप्त किया, जो कि हमारा 80 है। बस आपका, अगर आपको ये लिखने आ गया तो आपका आंसर आ गया, समझ लो। 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 100 को इधर ट्रांसफर करो, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 100, 2 गुना 100 बराबर हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। सीरीज़ कैसे लग रही है आपको, मेगा टेस्ट वाले जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आपको अगला पार्ट कौन सा चाहिए यहाँ भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो 30 प्रश्न हमारे रह गए हैं जीके के, ठीक है, इसको मैं आपको मैराथन क्लास के रूप में लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो ज़रूर चैनल को सेव करके रख लेना, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालती हूँ तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।